जूम करो लो, हिंदी नहीं है मेरे पास, इंग्लिश वाली एक लाइन पढ़ानी है तुम्हें बस। 9 दिसंबर 1946 सोमवार का दिन 11 बजे संविधान सभा का उद्घाटन किया गया सेंट्रल हॉल में। इन दिस मीटिंग 211 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। आरबीएससी 9वीं क्लास की 2019, ठीक है, लेकिन 207 भी गलत नहीं है क्योंकि वो वेबसाइट पे दे रखा है और आरबीएससी की किताब में 211 दे रखा है। अब तुम्हारी अपनी समझ पे है, जिसको मानो मान लेना, अगर हाई कोर्ट जाना पड़ा तो देख लेना। चलो, राज्य क्या होता है कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, विधायिका तुम्हें सब पता है। हाँ, अब सबसे पहले संविधान सभा। संविधान सभा में सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक 1895, 1922 में महात्मा गांधी, 1928 में, हाँ ये तीनों मांग इनडायरेक्ट थी, अप्रत्यक्ष मांग थी। उसके बाद 1934 में पहली मांग कौन, एमएन रॉय, 1935 में कांग्रेस, उससे पहले स्वराज पार्टी मांग कर चुकी थी। और अब क्वेश्चन में आए तो स्वराज पार्टी करना है क्योंकि मित्रों की सरकार है। जब अगर पिछली सरकार होती तो स्वराज पार्टी ऑप्शन में ही नहीं होती। ये इसलिए कंफ्यूजन होता है आज तक क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से ऑप्शन देता है। तो अब स्वराज पार्टी। इसके बाद 1935 हो गया, उसके बाद 1938 जब किस आधार पे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, ठीक है, कि प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारतीय नागरिक। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव, संविधान की मांग को माना संविधान सभा को। उसके बाद 1942 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने कहा संविधान सभा बना देंगे। कैसे बनाएंगे, हाँ संविधान सभा बनाई जाएगी अप्रत्यक्ष मत रूप से मतदान करवा के। अप्रत्यक्ष में वोट कौन देगा, इनडायरेक्ट में प्रांतीय विधान मंडल के निम्न सदन के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। उसके बाद में हमने इसको भी नहीं माना। फिर आया कौन, कैबिनेट मिशन 1946 में, 1946। अब कैबिनेट मिशन आ गया, अरे इसमें सीधे सीधे छोड़ो। कैबिनेट मिशन 1946, उसने कहा 389 लोगों की, दो तरीके से, ब्रिटिश भारत, देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत से 296, प्रिंसली स्टेट से 93, अब 296 में भी 292 और 4 ए बी सी डी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। ये 389 लोगों का आधार क्या है, जनसंख्या, प्रत्येक 10 लाख पर एक। दूसरा कि भाई कैसे, तो अप्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे। उसके बाद में कौन वोट देगा, प्रांतीय विधान मंडल के निम्न सदन के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। उसके बाद में निर्वाचन पद्धति। पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब निर्वाचक पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत मुस्लिमों को सीटें दी गई 78, सिखों को 4, उसके बाद में सामान्य 210, निर्वाचक मंडल हो गया 210। इसके बाद में अगर देखा जाए 78, 4 और 10 चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीती, 208 जीती, 199 3 3 और 3। मुस्लिम लीग ने जीती 73, 8 जीते निर्दलीय और 7 जीते अन्य, हो गई टोटल 289। उसके बाद में 16 अगस्त को क्या बन गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। फिर अंग्रेजों से स्थिति संभली नहीं, 24 अगस्त 1946 को घोषणा कर दी, क्या बना देंगे, अंतरिम सरकार। 2 सितंबर को क्या बन गई, अंतरिम सरकार। मुस्लिम लीग को मनाने के प्रयास हुए लेकिन वो 25 अक्टूबर को अंतरिम सरकार में शामिल होती है, पहले नहीं हुई थी। 25 अक्टूबर आते आते अंतरिम सरकार में शामिल होती है। महीने भर में लक्षण दिख जाते हैं कि अब संभव नहीं है, तो फिर फैसला किया जाता है कि अब संविधान सभा बनाई जाएगी। नवंबर में संविधान सभा की बात होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अब उपाध्यक्ष भी फ्रैंक एंथनी रिंग, कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद में 207 या 211 जो मर्जी हो वो कर देना। और महिलाओं में भी ऐसा है 9 या 10, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग। इसके बाद में उद्घाटन किसने किया, जेबी कृपला ने। अगले दिन कोई काम नहीं हुआ, बैठक हुई थी लेकिन काम नहीं हुआ। उसके बाद में 11 तारीख अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार बीएन राव। क्यों बनाया, बर्मा का संविधान बनाना जानते और पहला प्रारूप भी इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद कालांतर में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। इनको बनाया गया था 25 जनवरी 1947 को, इन्हें बनाया गया था 16 जुलाई 1947 को। अगले साल बने थे, उस दिन नहीं बने थे और ये चुने गए थे। इसके बाद में 12 तारीख को कुछ नहीं हुआ, बैठक हुई, लेकिन अब पहली दूसरी तीसरी से याद नहीं करना होता है, लगातार चल रही थी, सत्र चलता था, बैठक लगातार चलती थी। उसके बाद में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब पारित हुआ, 22 को। क्यों डिले क्यों हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर रखा था, उनको फिर भी समझाने का मनाने का एग्जैक्टली प्लान नहीं बैठा था। इसके बाद में आया उद्देश्य प्रस्ताव, कहा गया भारत कैसा बनाएंगे, स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य, सॉवरन, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक इंडिया। 3 तरह का भारत, स्वतंत्र, संप्रभु। उसके बाद में इस के लिए संविधान का निर्माण, इस भारत के लिए संविधान का निर्माण, 4 चीजों से मिलकर भारत बनेगा, ब्रिटिश इंडिया, देसी रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र और जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहता है वो। इसके बाद में राज्यों को क्या मिलेगा, स्वायत्ता और अवशिष्ट शक्तियां, ऑटोनॉमी और रेजिडरी पावर्स। उसके बाद में शक्ति का स्रोत कौन है, जनता, लेकिन जनता को क्या मिलेगा, 3 चीजें। कितनी चीजें, 3 चीजें, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय कितने तरह का, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, 8 तरह की स्वतंत्रता। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, कार्य, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन। उसके बाद में 3 तरह की समानता। कौन कौन से 3 तरीके, अवसर, प्रतिष्ठा और विधि। उसके बाद में संरक्षण करना है। उसके बाद में क्या करना है, संरक्षण 3 का। संरक्षण किसका करना है, संरक्षण 3 का, अल्पसंख्यकों का, क्षेत्रों का, कौन से, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों का, पिछड़े और जनजातियों का, और सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों का। ठीक है, संरक्षण में 3 है, अल्पसंख्यक है, क्षेत्र है और क्षेत्र में पिछड़े और वंचित, पिछड़े और
जनजाति होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना है। कहां पे बना के रखना है? जल, थल और नभ में, लैंड, वाटर और एयर में, और विश्व शांति और मानव कल्याण। हमारा ऐतिहासिक रूप से बहुत बढ़िया स्थान है, उसे बना के रखना है। और इस तरीके से क्या बन गई? समिति, ये बन गया। इसके बाद में बनाई गई समितियां, 8 बड़ी समितियां थी, 13 छोटी समितियां थी। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की 4 थी, कितनी थी? 4। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति और प्रारूप की जांच के लिए बनी विशेष समिति। इसमें कई जगह अलग नाम भी मिलता है, लेकिन इस बार की जो लक्ष्मीकांत एकदम अपडेटेड, उसमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है, और कई 1-2 सोर्स में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का भी नाम मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो खुद जो व्यक्ति बना रहा है वो जांच नहीं करेगा। ठीक है, इस हिसाब से समझ लेना। तो जवाहरलाल नेहरू की समितियां 4, संविधान, संघीय, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, शक्ति समिति और अरे जो नहीं बोल रहा है देख के बोल लो, याद नहीं है किसी को तो रिवीजन का मोड बदलूं? एक चीज वैसे बताऊं? नहीं पक्का? कितना लग रहा है रिवीजन का मोड बदला जाए? ईमानदारी से देखो, खुल करके है कि एक लाइन में पहले बोलूं उसके बाद में है बदला जाए? नहीं बदला जाए? बदला जाए है? चलो नहीं भाई, याद नहीं हो, मैं तो ऐसे 2 घंटे पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगा। है क्या मतलब है? चलो फिर एक बार 2 घंटे में करते हैं, एक दिन पूरी 6 घंटे क्लास रख ले। आज 2 घंटे पूरी कर देते हैं एक बार, है 7:30 तक पूरी कोशिश करते हैं, 123 आर्टिकल तो पहुंच जाए, क्योंकि अभी 15-1 मिनट ही हुए अपने को, और है कोशिश करते हैं, बाकी नहीं तो एक दिन पूरी 3-4 घंटे क्लास ले लूंगा, 6 घंटे ले लूंगा। तुम आओगे कि फिर आ जाओगे? चलो ठीक है ठीक है। अरे इधर आ जाओ। तो जवाहरलाल नेहरू की 4 समितियां कौन कौन सी? संघीय संविधान समिति, शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति और प्रारूप। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उसके बाद में 5 सलाहकारी बननी थी, 4 बनी। सलाह अल्पसंख्यकों के लिए देनी है, सलाह मूल अधिकारों के लिए देनी है, सलाह जनजातीय क्षेत्रों के लिए देनी है, शेड्यूल एरियाज के लिए, और सलाह किसके लिए देनी है? बाह्य और आंशिक रूप से बाह्य। अब इनकी बनाई गई थी उप समितियां। मूल अधिकारों वाली उप समिति के थे जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी वाली के थे एच.सी. मुखर्जी, उसके बाद में बाह्य जनजातीय क्षेत्रों वाले के थे गोपीनाथ बरदोलाई, बाह्य वालों के लिए थे एवी ठक्कर। नियमों का झंडा किसने पकड़ रखा था? नियम समिति और झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। काम किससे करवाया? जीवी, इसलिए टाइम से पहले चले गए। पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी जीवी मावलंकर की। पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनकी पद पे रहते हुए क्या हुई? क्यों हुई? काम ज्यादा करवा लिया। क्या करवाया? काम ज्यादा करवाया। कार्य समिति। ठीक है, इसके बाद में प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, पहली बैठक अगले ही दिन 30 तारीख को, उसमें अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अगले दिन। इसके बाद में 6 एन. गोपालस्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, एन. माधव राव, कृष्णमाचारी। और अब एन. माधव राव किसकी जगह आए? मित्र की जगह। मित्र कहाँ गए? घर पे, और केदान गए ऊपर वाले घर। ठीक है, 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उसके बाद में 3 रीडिंग में इसे पारित किया। 3 रीडिंग कौन कौन सी? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, फिर 15 से 17 अक्टूबर 1947, तीसरी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। रीडिंग पूरी हो गई। 26 को संविधान बनके तैयार, लेकिन तारीख कौन सी इंतजार कर रही है? 26 जनवरी। इसलिए कसमें वादे किससे कर गए? 26 जनवरी। तो इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए। उन 15 के लिए एक 16वां अलग से लिखा गया। अब 15 कौन कौन से? तो सबसे पहले जरूरत थी नागरिकता की, 5 से 9, 5 से 7, 8, 9। उसके बाद में चुनाव आयोग चाहिए था, 324। उसके बाद में राष्ट्रपति की शपथ 60, और राष्ट्रपति की शक्तियां 361। उसके बाद में अस्थायी सरकार चल रही थी, उसके प्रावधान चाहिए थे, और एक आर्टिकल 393 जिसमें लिखा हुआ है इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, संक्षिप्त नाम। इन सब के लिए फिर 14वां एक और ऐड किया गया, 394। टोटल कितने हो गए? 16। अब इसके बाद में बात करें तो इसको बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सत्र हुए, 165 बैठकें, टोटल में 3 साल 1 महीना 16 दिन। कितनी बैठकें? अब देखो एनसीईआरटी में सिर्फ, सुनो, एनसीईआरटी में सिर्फ टोटल बैठक लिखी हुई है 167। एनसीईआरटी में टोटल बैठक लिखी हुई है 167, ध्यान रखना। और इलेक्शन है, हाँ, लेकिन इसमें वैसे तो है, लेकिन हर जगह बुक्स में मिलती है। अगर टोटल आ जाए ना, क्योंकि 24, हाँ मैं चेंज करवा रहा हूँ, है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं, बाकी जितनी लक्ष्मीकांत कोई भी बुक देखोगे ना उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है। और इसमें ऐसा ही है कि 2 नहीं कोई 2 11 18, 11 सत्र, 165 बैठ के, अच्छी से अच्छी बुक में ही लिखा हुआ है। उसके बाद में 3 1 16 12 और 166। लेकिन एनसीईआरटी में ये कुछ डेटा नहीं है। एनसीईआरटी में डेटा है सीधा 167। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे इतना मुझे नहीं लगता आरपीएससी इस वाले फैक्ट में कभी भी आरपीएससी आरएस के पेपर में नहीं उलझती, क्योंकि संविधान सभा सबसे कंट्रोवर्शियल है। ये इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कहाँ जाएगा ये? हाँ, क्योंकि अभी अपन एक दो चीजें और देखेंगे इस बात, उसमें भी कंट्रोवर्सी है। राजस्थान से सदस्य कितने? हाँ, एक में 12 मान रखा है, एक में 11 मान रखा है, जबकि मैंने रिपोर्ट देख ली इसके चक्कर में। चलो बता, ये हो गया। हाँ, इसके बाद में क्या बता रहा था? हाँ, संविधान सभा में निर्णय कैसे हुए थे? देखो, पहले मैं कहता था कि सर्वसहमति, लेकिन 2 तरीके थे, सर्व सहमति प्लस कुछ जगह पे क्या हुआ है? मतदान। दोनों ध्यान रखना। निर्णय कैसे? सर्व सहमति प्लस मतदान, दोनों चीजें। आर्बिट्रेरी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। संविधान सभा ने अपने निर्णय लेने के लिए कौन से सिद्धांत को अपनाया? तो डेलिब्रेशन के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, जिसमें सर्व सहमति भी थी और मतदान भी था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या?
हाँ, अब संविधान सभा की भूमिका में बदलाव कब बदलाव? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को 3 काम किए। कितने काम किए? 3 काम। खुद को सबसे पहले संप्रभु घोषित कर दिया। उसके बाद में दोहरी भूमिका में आ गई। कैसी भूमिका में? दोहरी। विधायिका का काम भी करना था और संविधान बनाने का काम भी करना था। इसकी अध्यक्षता तो राजेंद्र प्रसाद। विधायिका की जीवी मावलंकर। सदस्य संख्या 389 से गिर करके 299। कई जगह 324 भी दिखेगा। वो बीच में एक समय आया था जब हुआ था। बीच में कौन सा समय आया? जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, तो ये माना गया ये लोग नहीं आएंगे, तो 324 किए गए। लेकिन उसके बाद में जब पूरी तरीके से द्विराज्य सिद्धांत अस्तित्व में आ गया 15 अगस्त को, तब ये कितने बन गए? 299 हो गए। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले तो 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। उसके बाद में 13 मई 1949 राष्ट्रमंडल को मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत राष्ट्रगान। संविधान सभा की आखिरी बैठक 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। लेकिन संविधान जो है हमारा, उसको हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया? 26 नवंबर 1950। अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। ये 3 काम, क्योंकि प्रस्तावना भी लाइन लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। 24 तारीख को राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए? राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य, राजस्थान से जयपुर से 3 सदस्य थे। अरे खेतड़ी भी जयपुर में आता था। खेतड़ी ठिकाना था सरदार सिंह। खेतड़ी अगर वैसे देखा जाए तो कहां से? जयपुर से। कहां से? जयपुर से। वैसे तो 2 ही, एक देसी एक विदेशी, हीरालाल शास्त्री और वीडी कृष्णमाचारी। उसके बाद में जोधपुर से जयनारायण व्यास, सीएस वेंकटाचारी। उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा और विजय राघवाचारी। बाद में उनकी जगह बलवंत सिंह मेहता। बीकानेर से पहले केएम पणिकर, बाद में जसवंत सिंह। खेतड़ी से सरदार सिंह। ओवरऑल देखा जाए तो वो भी जयपुर रियासत का ही भाग थे। उसके बाद में कोटा से दलेल सिंह, भरतपुर से राज बहादुर, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुलाल असावा और अजमेर से मुकुट बिहारी भार्गव। जगह 13 की गए 15, गए थे कितने? 15। वैसे अजमेर को नहीं गिना जाएगा, 12 की जगह। कितनों की? 12 की। ये हो गया। इसके बाद में इसकी कुछ चीजें, प्रतीक क्या था संविधान सभा का? हाथी था। उसके बाद में इसके सचिव कौन थे? HBR अयंगर। उसके बाद में मुख्य ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी। इटैलिक में कैलीग्राफी किसने करी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके बाद में हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य। ठेका किसके पास था अलंकरण का? शांति निकेतन। उसके बॉस कौन थे? नंदलाल बोस। काम किसने किया? राम मनोहर सिन्हा। इसमें एक नाम और आता है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ये पद्मश्री मिला था इसलिए कि नहीं, वो है ना ब्लू। अब ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। ये उस टाइम पे किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के। और 22 चित्र इनके भी बनाए हुए। ये इस बार जो आया था ना संविधान वाली जो 75 साल हुए, उसमें पता चला कि इन्होंने भी कितने 22 चित्र बनाए हुए। ठीक है, चलो ये हो गया, हो गई संविधान सभा पूरी। इसके बाद में प्रस्तावना, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? संप्रभुता भारतीयों में। कल वापस पॉलिटी का पूरा रिवीजन आज मैं 2 घंटे में सलटाने की कोशिश करता हूं। घंटा 1.5 घंटा है कम से कम, 123 तक जिसके हो जाए वो ठीक है। बाकी कल तो मैं पूरा ही कराऊंगा एक एक। ठीक है, कल नहीं तो मतलब मेरा नंबर आएगा पॉलिटी का 2 दिन बाद आएगा। कल करंट हो जाएगी, डाल दिया शेड्यूल तो 4 घंटे देख लेंगे। अभी तो हो जाए जितना बढ़िया है, कल वापस करा दूंगा। मैं यही हूं, मेरा काम यही है। ठीक है, तो हो गई संविधान सभा। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग। भारत को 5 तरह का बनाना है। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। न्याय देना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके बाद में स्वतंत्रता। 5 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। 2 तरह की, कौन कौन सी? विधि और अवसर और प्रतिष्ठा। बंधुता 2 चीजों के लिए चाहिए, फ्रेटर्निटी। व्यक्ति की गरिमा, राज्य की एकता और अखंडता। ठीक है, अब इसके अंदर संविधान, ये जो प्रस्तावना है, इस पे 4 जानवर बने हुए, हाथी, घोड़ा, बैल, बाल की नहीं, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। ये अशोक की फिलॉसफी से लिए गए हैं। इसके बाद में क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती में कहा है, बेरुबारी में कहा नहीं है। तो किस काम की है? व्याख्या करने के काम आती है। शक्ति का स्रोत नहीं है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। LIC बात 1995 में कहा विभिन्न अंग है, विभिन्न अंग है। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? किया जा सकता है। 42 में से कर दिया 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अब केशवानंद भारती केस में कहा बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता। पूरी प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका हर शब्द बेसिक स्ट्रक्चर है, एक को छोड़ के। समाजवाद, सोशलिस्ट अगर आ जाए ना, कौन सा शब्द तो बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है? समाजवाद। सोशलिस्ट को छोड़ के सारे शब्द क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रस्तावना हो गया। इसके बाद में आर्टिकल 1 है। अरे अनुसूचियां, अरे 1 मिनट, वो है हाँ बात याद आ गया मुझे, मुझसे गलती हुई। 1 मिनट अब इसमें देखो अनुसूचियां। सबसे पहली अनुसूची होती है भाई लिस्ट। अनुसूची क्या होती है? लिस्ट। वो लिस्ट जो किसी ना किसी आर्टिकल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अनुसूची लिस्ट होता है इसका मतलब। अब लिस्ट, सबसे पहली लिस्ट किसकी है? राज्य के नाम, ड्यूटी और उनकी सीमाओं। दूसरे में दे रखा है वेतन। कौन सा वेतन? जो संचित निधि पर पारित है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब उसमें केंद्र में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभा, लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कैग और राज्य में राज्यपाल, विधान परिषद का चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हाई कोर्ट का, इनकी पेंशन केंद्र पर। ठीक है, तीसरी अनुसूची, तीसरे में दे रखी है शपथ। शपथ में केंद्र और राज्य। MP का उम्मीदवार है, जीत गया, मंत्री बन गया। कैग और इन दोनों की शपथ सेम है। कैग वाले आर्टिकल 148 से 151। कैग का पद पहली बार कब आया? 1858।
1884 में नाम बदला 1935 के अधिनियम से। आर्टिकल 148 एक क्या होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, कार्यकाल 665, छुट्टी चाहिए राष्ट्रपति देगा, रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। 2 में शपथ, 2 में क्या है, शपथ कौन दिलाएगा। 3 में सैलरी कौन तय करेगा, संसद किस पर पारित होगी। 4 में रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं ले सकता। 5 में क्या होता है, उसके नियम विनियम राष्ट्रपति। 6 में ऑफिस के सारे खर्चे संचित। 149 में कार्य, लेखांकन अंगीक्षण, लेखांकन ऑडिट, अकाउंटिंग किसकी, राज्य की, केंद्र की, ऑडिटिंग दोनों की। हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति कहते मना नहीं कर सकता। उसके बाद में रिपोर्ट तो आगे, अभी एक काम हो रहा है इसका, शुद्ध कर आर्टिकल 279, उसके तहत शुद्ध कर कौन सर्टिफिकेट देता है, कैग। 150 में क्या है, प्रारूप, ये तय करता है। 151 में रिपोर्ट किसको, राज्यपाल और राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संसद में लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति इधर भी है, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, इधर राज्य को भी क्या है, दोनों सेम है। एमपी एमएलए जीत गया, मंत्री बन गया जो चुनाव लड़ रहा है। अब चुनाव निर्दलीय लड़ रहा है तो कितने प्रस्तावक, और पार्टी से तो राष्ट्रपति की आर्टिकल 7, उपराष्ट्रपति की, गवर्नर की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुद समिति जो बनती है उसका अध्यक्ष विधि मंत्री, कानून मंत्री होता है, ठीक है। चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब देखो 5वीं और 6ठी अनुसूची। अब 5वीं अनुसूची में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। 10 राज्य सारे मैक्सिमम गाय सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ में सिर्फ एक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना। राजस्थान में 8 जिले, 31 तहसीलें, 5697 गांव। लिखो तो ठीक है, नहीं तो चलता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बनती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसके अंदर क्या बनती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। 20 लोगों की होती है। कितनों की होती है, 20 लोगों की होती है। इन 20 में अध्यक्ष होता है सीएम। अध्यक्ष कौन होगा, सीएम। उसके बाद में उपाध्यक्ष होता है जनजातीय मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, ठीक है। और 15 होंगे एसटी के विधायक, और बाकी जो 3 बचते हैं वो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। इसमें तो ये होता है। और यहाँ पर ये जो है, इसमें राज्यों में 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, और वो नहीं है। अब देखो इसमें बात क्या है कि इसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, हालांकि अपने आरएस के सिलेबस में नहीं है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूपीएससी में आता है, लेकिन फिर भी इस बार न्यूज़ में चल रहा है तो पता होना चाहिए। देखो पूरा असम इसके अंदर नहीं आता है, पूरा मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम नहीं आता है। जैसे राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में पूरा आता है, नहीं आता। वैसे इनमें उस नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 10 ही जिले ऐसे। कितने जिले, 10। जैसे आपने वो मेघालय में पहाड़ पड़े, ट्राइब्स पड़ी है, गारो, खासी, वो ट्राइब भी है, उनका अपना पहाड़ भी है, उनका अपना जिला भी है। 3 जिले तो वही, 3 जिले वो हैं। अब इसमें क्या होता है, 10 ऑटोनोमस, ऐसे 3 तो गए, 10 ऑटोनोमस जिले बने हुए हैं, जिसके अंदर 30 जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं, 30 जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। और 30 में से 26 का तो होता है चुनाव, 26 का तो होता है इलेक्शन, और 4 का होता है मनोनयन। गवर्नर करता है, कौन करता है, गवर्नर करता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है वहां पे, क्या बनती है, मस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ठीक है, 30, 26 तो इलेक्ट, और ये इनके पास विधायी और कार्यपालिका शक्ति होती है। इनके पास क्या होती है, ये खुद चुने जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में तो कानून कौन बनाएगी, राजस्थान की विधानसभा। कौन बनाएगी, विधानसभा। क्रियान्वयन कौन करेगी, राजस्थान की सरकार। वहां पे असम नहीं करेगा, ये बनाएंगे। कानून कौन बनाएंगे, जिले में 26 लोग जो चुन के आए, 30 लोग जो समूह है वो कानून बनाएंगे, वही इसकी पालना करवाएंगे। लेकिन इनको सारे विषय नहीं दे रखे, आपराधिक तो बिल्कुल नहीं दे रखे, सिविल मामले दे रखे, जैसे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, विवाह, इस तरह के जो बेसिक सिविल मामले ना, कि भाई इनकी रीति रिवाजों में कोई झंझट नहीं हो। तो 30 लोगों की होती है, ध्यान रखना, हल्का फुल्का नहीं आ जाए। उसके बाद में 7वीं अनुसूची, इसमें मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं भाई। ये जो 100 है, इसमें कितने, 100, क्योंकि ये फिर से ये क्या, हाँ तो 97 से नहीं 100 करो इसको, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। लेकिन ये मैं एक दिन बैठ के गिने, इस बार गिने लिए मैंने, क्लास में गिने थे ना, हाँ उस दिन वो बोर्ड पे लगाया और क्लास में गिने थे। हैं, राज्य सूची वाले में भी एक सेट करो, ये मैंने आपकी क्लास में गिने थे ना, हाँ एक क्लास में इस बार गिन लिए। हाँ नहीं, यूनियन लिस्ट में सेंटर वाली में 100 हो गए हैं, राज्य वाली में 61 है, 61 है। हाँ वो क्लास आपकी क्लास में गिने थे, ठीक है। देखो 7वीं अनुसूची में लिस्ट दे रखी है कौन किस पर कानून बना सकता है। तो संघ सूची में पहले 97 थे, अब 100 है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 है। संवर्ती में 47 है, अब 47 थे, अब 52 है। 5 बदले गए। 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से, वन, वन्य जीव, नाप तोल की इकाइयां, मेजरिंग यूनिट्स। उसके बाद में न्यायिक प्रशासन और शिक्षा, ये चीजें बदली गई है, ये हो गई। उसके बाद में 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं। लेकिन 8वीं अनुसूची में भाषाएं पहले थी 14, अब कितनी है, 22। अब कितनी है, 22, ठीक है। तो 14 भाषाएं, असमी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। असमी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। 15वीं सिंधी, 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 15वीं कौन से संविधान संशोधन, 21वां 1967। उसके बाद 71वें से 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुरी, 71वां संविधान संशोधन 1992। इन दोनों को जोड़ के 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओरिजिनल संविधान में इतनी थी। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में 9वीं में न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भूमि सुधार लागू करने के लिए यह अनुसूची लाई गई थी।
हाँ, पहले संविधान संशोधन से आर्टिकल 31 बी में कहाँ लिस्ट बनी है? आर्टिकल 31 बी में पहले संविधान संशोधन से। शुरुआत में 13 थे, अब 284 है। अब केशवानंद भारती केस में बुनियादी ढांचा आया, बुनियादी ढांचे से कुछ नहीं हुआ, न्यायपालिका ने खुद को बचाया। ले देंगे ये न्याय बुनियादी ढांचे में बुनियादी ढांचा और कह दिया जुडिशियल रिव्यू से वंचित नहीं किया जा सकता। आईआर कोइलियो केस 2007 कह दिया इसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन कब से? 24 अप्रैल 1973 के बाद से। ठीक है, इसके बाद में 10वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। एक जीतने के बाद एमपी या एमएलए बनने के बाद अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में जाता है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 2/3 जा रहे हैं। अब 92वां संविधान संशोधन नहीं, 92 तो अभी बढ़ गए, 91वां। अगर 2/3 जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नई पार्टी नहीं बना सकते। ठीक है, और सदस्यता रद्द वैसे 2/3। उसके बाद में हाँ, इंडिपेंडेंट पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। मनोनीत 6 महीने के अंदर विप का उल्लंघन करते हैं और 15 दिन में माफी नहीं मिलती है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इन सब पर निर्णय कौन लेता है? हाँ, सभापति और स्पीकर। अब इसमें अपन ने देखा था क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अब इसमें वैसे तो एक केस पहले हो गया, हालांकि इसका इंप्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ, उसमें 3 महीने के अंदर क्या है? हाँ, मणिपुर केस है, 3 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी भी लिया नहीं है और हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन का जो भी मामला है, क्योंकि आप देखो तो राजस्थान में हो गए मामले, खूब सारे हो गए, लेकिन केशव मेघचंद बाद में कह दिया था 3 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने में निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है, लेते नहीं, बाकी 3 महीने का क्लॉज आ गया। इसके बाद में 11वीं अनुसूची, तो 11वीं में पंचायती राज के विषय 1993 से राजस्थान में 22 दिए हुए, 29 में से टोटल 29 है, 22 दे रखे हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज में 18। इसके बाद में अगला है अपने पार्ट्स, भाग बेटे देना। चलो, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मूल अधिकार 35, डीबीएसपी 36 से 51, फंडामेंटल ड्यूटी 51 है। उसके बाद में संघ 52 से 151 तक। उसके बाद में राज्य, छठा क्या है? राज्य कहां से कहां तक है? 152 से 237, 7वां खाली 238 खाली है। 8वां अर्बन यूटी कौन सा है? यूटी 239 से 242। 9वां पंचायती राज, पंचायती 243 से 243 ओ। अर्बन लोकल बॉडीज पी से लेके जेड जी। उसके बाद में 9A 9B सहकारिता, क्या है? सहकारिता, हाँ, जेड जी से जेड एच से जेड टी तक। हाँ, सही है। 10वां अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र 244 और 244 ए। 244 में तो 5वीं अनुसूची है, 244 ए में 6ठी अनुसूची है। उसके बाद में केंद्र राज्य के मध्य विधायी और कार्यपालिका यानी प्रशासनिक संबंध 245 से 263। उसके बाद 264 से 300 ए, कैसे हैं? वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। उसके बाद 13 में अंतरराज्यीय संबंध 301 से 307। 14 में सेवाएं 308 से 323। चलो मेरी बात सुनिए, हाँ, 308 से 323 सेवाएं। अब मेरी बात सुनो, पार्ट्स याद करने बहुत जरूरी है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, कोई बहुत ही माहौल बना हुआ था उस क्वेश्चन को लेके कि भाई 318 आर्टिकल का कोई क्वेश्चन था अभी पहले कि भाई सेवाओं से जुड़ा होगी राज्यपाल, सेकंड ग्रेड का कोई क्वेश्चन था। अगर आप उसके ऑप्शन देखोगे ना तो आप आंसर कर दोगे, क्योंकि 308 से 323 में सेवाएं दे रखी है और 308 से 323 का सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अपने अतरंगी सवाल देखते ही हालत खराब है। अभी लगता है ना कि ये क्या हो गया, जबकि आप हाँ कोई सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें 308 से 323 का सिर्फ एक आर्टिकल दे रखा है। आंसर नहीं पता, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं कॉमन सेंस लगाने का बता रहा हूं आपको कि आपको विशुद्ध तुक्के भी नहीं मारने होते हैं। कोई चीज नहीं आ रही हो ना तो पॉलिटी, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग ठीक भी अपने हिसाब से जवाब दे रहे हो, तो पूरी स्कैन कर लो। एक होता है ना कॉपी के पन्ने हो आगे से लेके कि कहां पर ये आर्टिकल अड़ रहा है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप आर्टिकल देख लो कि इनमें से कितने आर्टिकल याद आ रहे हैं। अगर वो आर्टिकल आपको अच्छे से याद है, इसका मतलब उसके दूसरा वाला जो याद नहीं वो आंसर है। पॉलिटी आपने जो पढ़ रखी है, अगर आर्टिकल्स के क्वेश्चन आते हैं ना तो ये मत सोचना कि जो नहीं पढ़ा हुआ आर्टिकल आ गया तो ऑप्शन देख के करने उस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना उस क्वेश्चन का सीधा सीधा ऐसे निकल रहा था 308 से 323। उसके बाद में 14 ए ट्रिब्यूनल 323 ए। 15 में चुनाव इलेक्शन 324 से 329 ए। उसके बाद में 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 330 से लेकर के 342 ए। उसके बाद में राजभाषा 343 से लेकर 351। इमरजेंसी 352 से 360। उसके बाद में मिसलेनियस 361 से 367 और फिर संविधान संशोधन 368 फिर 369 से 392 तक। क्या है? अस्थायी प्रावधान अब बचे नहीं है। फिर 392 से 395 तक परिभाषाएं, संक्षेप, नाम। ठीक है, इसके बाद में अपन शुरू करेंगे भाग 1। आर्टिकल 1 कितनी चीजें बताता है? 3 चीजें बताता है, नाम, शासन पद्धति और राज्य क्षेत्र। नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसे क्या बताया गया है? यूनियन बताया गया। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा लगता फेडरल है यूनियन, तो क्या कहा? शांति काल में फेडरल, आपातकाल में यूनियन, इमरजेंसी में यूनियन, मूल प्रकृति यूनियन, सॉरी मूल प्रकृति फेडरल। तो कुछ लोगों ने कह दिया क्वासी फेडरल। क्या कह दिया? क्वासी फेडरल। हमारा अमेरिका जैसा नहीं है, हमारे यहाँ राज्यों का विभाजन हो सकता है, केंद्र का नहीं हो सकता, और अमेरिका में दोनों का ही नहीं हो सकता। डिसइंटीग्रेशन भारत में राज्यों का नहीं हो सकता, राज्यों का हो सकता है, केंद्र का। उसके बाद में आर्टिकल 2 ये हाँ क्षेत्र आ गया। इसमें भूभाग में सारे राज्य, सारे यूटी और अन्य भारतीय क्षेत्र। इसके बाद में
आर्टिकल 2, बाहर से अगर किसी को लेना है तो कौन? संसद। इसमें दो शब्द आते हैं, बाहर से प्रवेश या फिर स्थापना, एडमिशन और स्टैब्लिश। कौन करेगा? संसद करेगा। आर्टिकल 3 में अंदर जो है उनका गठन, उनका फॉर्मेशन कौन करेगा? संसद करेगा। फॉर्मेशन में तीन चीजें, नाम बदलना, सीमाएं में बदलाव करना और एरिया में चेंज करना, बाउंड्री और एरिया में चेंज करना। कौन करेगा? और पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव संविधान संशोधन नहीं है, ये संविधान संशोधन नहीं है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया एक चार तो क्या हो गया? पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव संविधान संशोधन नहीं है। इसके बाद में प्रक्रिया क्या है? तो भाई बिल, कोई भी कानून बनने की प्रक्रिया है, बिल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पारित होकर राष्ट्रपति और साइन कर देगा। अब जो बिल है उसकी विशेषता क्या है? वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति से पूछने जा सबको मिल जाए, वो पीछे बाकी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बिल लाया जा सकता है। अब पूर्व अनुमति से लाया जाता है तो वो किससे पूछता है? राज्यों से। राज्यों के लिए समय सीमा तय कर देता है, समय सीमा तय करता है। इसको बढ़ाया जा सकता है, टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। वो हाँ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ हाँ सुनता है। उसके बाद में यहाँ से साधारण बहुमत से पारित होगा और ये क्या नहीं कर सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब बात ये होती है कि लेने की बात तो कर ली, देने की बात नहीं करी। अब देने की बात अपन ने नहीं करी तो किसने बताई? सुप्रीम कोर्ट। बेरोजगारी में कहा कि अगर भारत का राज्य क्षेत्र देना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 90 से बेरोजगारी दिया, नेहरू नोन समझौता पूरा हुआ। 1969 में कहा बराबरी का लेन देन है तो कार्यपालिका कर सकती है, सामान्य सीमा विवादों को कार्यपालिका मंत्रिपरिषद कर सकती है। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन, भारत और बांग्लादेश के बीच में 162 एनक्लेव का बंटवारा, 111 और 51 भारत के पास। ये हो गया। एक बीच में कच्चा द्वीप दे दिया था, कच्चा द्वीप यार बढ़िया पता होगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं किया। अब इसके बाद में भारत का एकीकरण, इसके बाद में क्या? भारत का एकीकरण। अब भारत के एकीकरण में भारत कितनी चीजों से मिल गया? नेहरू जी ने कहा था ना कितनी चीजों से भारत बनाएंगे? 4। कौन कौन सी 4? ब्रिटिश इंडिया, देशी रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र और स्वेच्छा से शामिल हुआ क्षेत्र। ब्रिटिश भारत हमें कब मिला? 15 अगस्त को अंग्रेजों ने द्विराज्य सिद्धांत के तहत जो दे दिया वो दे दिया। उसके बाद में देशी रियासतें लगभग 40% क्षेत्रफल रखती थी, 552 हमारे पास, 13 पाकिस्तान के पास। 13 किसके पास? पाकिस्तान के पास। अब इसके अंदर कुछ एक में दिक्कत आई थी। अब कुछ एक में दिक्कत आई तो सबसे पहले देखो एक त्रावणकोर और है। त्रावणकोर में दिक्कत कुछ नहीं थी, त्रावणकोर वाले ने सबसे पहले घोषणा की थी कि मैं करूंगा स्वतंत्र रहूंगा। बस ध्यान रखना, सबसे पहली रियासत जिसने खुद को स्वतंत्र रहने की घोषणा करी वो कौन थी? त्रावणकोर। वो घोषणा करी, उसके 20 दिन बाद उसका जो दीवान था किसी ने उसके ठीक से हिसाब किया तो उसने कोई अलग नहीं होना, ठीक है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर, अक्टूबर 1947, वैसे 26 अक्टूबर 1947 हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किए। उसके बाद में जूनागढ़ फरवरी 1948, इसमें क्या हुआ? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। फिर हैदराबाद। अब देखो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो सितंबर में हुआ था, लेकिन विलय नवंबर ही। वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ जो है ना, उसमें लिखा हुआ है 17 सितंबर 1948 को जो उस्मान अली असफ खान था उसने सरेंडर कर दिया। भारत में विलय फॉर्मली हुआ है नवंबर में, लेकिन ऑपरेशन पोलो कब का है? सितंबर 1948 का। उसके बाद में मणिपुर 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने साइन किए। किसने विरोध किया? वहां की विधानसभा ने। और एकमात्र भारत का ऐसा भाग जहां पर सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र था। सीधा क्वेश्चन आ जाए ना, संवैधानिक राजतंत्र कहां था? मणिपुर में। क्यों था? विधानसभा थी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ठीक है। विधानसभा क्या थी? निर्वाचित। ध्यान रखना, मणिपुर न्यूज़ में भी चल रहा है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। संवैधानिक राजतंत्र कहां पे था? मणिपुर में। क्यों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज के आधार पे मणिपुर में क्या बनी हुई थी? विधानसभा बनी हुई, ठीक है। देसी रियासतों वाला हिसाब हो गया। इसके बाद में अगला कौन सा है? तो अगला है अन्य भारतीय क्षेत्र। दो लोगों के पास थे, एक फ्रांसीसियों के पास, एक पुर्तगालियों के पास। फ्रांसीसी और पुर्तगाल। फ्रांसीसियों में चंद्रनगर, पौंडीचेरी, यनम, माहे और करैकल। पौंडीचेरी, यनम, माहे, करैकल और चंद्रनगर में सबसे पहले 1948 में हुआ था जनमत संग्रह। 1951 में इन्होंने इसको कर दिया खाली और भारत को ट्रांसफर। लेकिन भारत ने विलय कब किया? 1954 में पश्चिम बंगाल। फिर 1954 में ये भी खाली कर गए। तो पूरा फ्रांस खाली कब है? 1954 में मानना है। ऑप्शन में है चंद्रनगर 1954, पौंडीचेरी 1954। जनमत संग्रह वो प्रोसेस चल रहा था अपने पास कब? 1954, ठीक है। इसके बाद में पुर्तगाली 1954 में डरते पुर्तगाली कहां से भागे? दादर नगर हवेली से, ठीक है, क्योंकि घेर के मारते तो दादर नगर हवेली गए। फिर गए गोवा और दमन एंड दीव से ऑपरेशन विजय 1961 में। फिर 10वां 12वां और 14वां 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर नगर हवेली में यूटी। 62 गोवा दमन एंड दीव को यूटी। 12वां संविधान से 10वें से तो दादर नगर हवेली को यूटी बनाया, 12वें से गोवा और दमन एंड दीव को यूटी बनाया, 14वें से पौंडीचेरी को यूटी बनाया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सिक्किम शुरुआत में 1947 में रक्षित राज्य था हमारा, क्या था? प्रोटेक्टरेट स्टेट था। 35वें संविधान संशोधन से किसका दर्जा दिया? सहायक राज्य का दर्जा दिया, एसोसिएट स्टेट बनाया। उसके लिए आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। लोकसभा राज्यसभा में दो लोग दे दिए, हायर एजुकेशन दे दिया और आईएएस बना दिया। फिर जनमत संग्रह कब? 1975, ठीक है। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन से रद्द कर। कोई चाय वाला तो नहीं था? दोबारा बात नहीं, देख लो किसी ओपिनियन हो तो है तो दे दो, क्या दिक्कत है? अपने तो भाग लेके फिर इंटरव्यू हो जाएगी। अब हो गई, हम आधे घंटा अपने पास। चलो, अरे मैं तो 7 बजे बाद भी लूंगा, मेरे क्या है। चलो ठीक है, 8 बजे बाद इंग्लिश है। चलो ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण हो गया भाई, राष्ट्रीय एकीकरण पूरा। इसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन। इसके बाद में अरे कोई नहीं रहे, पानी पीना पहले में आ गया पानी। हाँ अच्छा, यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन। देखो राज्यों का पुनर्गठन थोड़ी सी अभी इसमें प्रतिवाद कर लेते हैं। राज्यों का अगर प्रीलिम्स के हिसाब से मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ना, तो देखो राज्यों का पुनर्गठन अंग्रेजों ने किस आधार पर किया था? अंग्रेजों के दो आधार थे, मैं मेंस में पढ़ूंगा वैसे तो। प्रशासनिक प्लस क्षेत्रों को जीतने के हिसाब से अंग्रेजों ने प्रांत किस आधार पर बनाए? जैसे जैसे क्षेत्र जीतते गए और प्रशासनिक सुगमता से ये क्या बनाते चले गए? राज्य बनाते चले गए प्रांत। लेकिन जब अपना राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें पूरे में अपन कह रहे थे भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ?
भाषा के आधार पे हमने मना कर दिया, फिर हमने भाषा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहले हमें लगा था भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगी, क्योंकि जब जाति और धर्म से लोग अलग हो रहे हैं तो भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगी। उसके बाद में हमें लगा नहीं, भाषा से विभाजन होगा, अलगाववाद आएगा, तो फिर हम किसकी तरफ गए, मतलब मना कर दिया। लेकिन फिर हम लोकतंत्र की तरफ गए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है सभी पक्षों की आवाज को सुनना, और हमने सभी पक्षों की आवाज को सुना तो फिर लोगों में ये भावना विकसित हुई कि हाँ ये भारत हमारा है। उसके बाद में जो मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, उसको ये सेंस हो गया कि मेरी भाषा और संस्कृति समाप्त नहीं होगी, तो इससे राष्ट्र में नई एकता, मतलब होता है ना कि भाई किसी भी तरह के अलगाव की स्थितियां समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये अब देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन अब हमारी मांग तो क्या थी, भाषा के आधार पे 1895 में, उस समय भी की थी। बाकी होम रूल मूवमेंट किसमें की थी, होम रूल पॉलिटी में। अध्याय बड़ा क्या मैटर नहीं रहे, अध्याय बढ़ने लोगे पागल हो जाओगे। एक कोई पता है मेरे को टेस्ट सीरीज में तो जो पॉलिटी क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे आ गए तो अपना तो रोजगार खत्म है। नहीं देखो सीधी सी बात है, फिर अपने को नए सिरे से वापस पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। अभी तो क्या है, पढ़ी हुई है, तो रोजगार एक बार के लिए तो क्या आएगा, संकट में आएगा। अरे हुआ क्या था, कोई हरियाणा हिमाचल बीएससी में ऐसे अध्याय वाला क्वेश्चन पूछ लिया, और अपने जो हमारे यादव जी हैं वो हरियाणा से हैं, वो क्या हरियाणा बीएससी से गए थे एक बार, तो अपने टेस्ट सीरीज बनाते हैं और उनके वजह से ये तो मैं दूंगा ही दूंगा, और पॉलिटी का पेपर ज्यादातर वो बनाते हैं। हाँ, तो वो क्या थोड़े हरियाणा बीसीएस से क्या ज्यादा प्रभावित है, और उनको लगता है कि हाँ कि भाई ये वहां पे पूछ लिया तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस चक्कर में थोड़ा सा अपने हो जाता है, बाकी ऐसे ज्यादा लोड नहीं लेना। देखो मैं तो तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चनों के लिए आई एम सॉरी नहीं। देखो तुम अगर सच्चाई के साथ एग्जाम में जाओगे ना तो समस्या कम होगी। वो पॉलिटी में कॉन्सेप्ट भूल चुका है। पॉलिटी में क्या भूल चुका है, वो सिर्फ क्या खोजता है, फैक्ट। क्या खोजता है, फैक्ट। अरे यार अब मैं तुम्हें एक बात बताता है, अभी मैं तुम्हें अरे 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 हैं? अरे नहीं, यही होता है, तो यूं मन में कुंठा से भरे हुए रहते हैं पूरी तरीके से। मैं नहीं तो ये कैसे, अरे यार तुम खुद बताओ, मैंने गलत बात बोली क्या? हर व्यक्ति जो उतना क्वालिफाइड है वो राजस्थान में पहली प्रेफरेंस किसको रखता है, आरएस को रखता है। कोई नहीं है ऐसा। अब अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, जिसका ये प्री नहीं होगा वो, और जिसने एमए नेट निकाल रखा है वो दिसंबर में क्या करेगा, है करेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पहली चॉइस क्या थी, और वो कोई और, किसी कोई और बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसमें, तो आदमी को दुख होगा कि नहीं होगा? बस वो दुख तुम पे निकलता है, और थोड़े पॉलिटी वालों को ज्यादा ही दुख लगता है। चलो अब आ जाओ। अरे हाँ, टाइम वेस्ट होगा है, वो कहता रहा हूं मैं, हमारे हरियाणा जाके आए हैं वो प्रभावित रहते हैं। वो कहते हैं अतरंगी सवाल बनाऊंगा कि वो आरपीएससी को टक्कर देने में लगे हुए हैं कि हम इतना गंदा पहले ही बना दें हैं। हाँ तो उनकी अच्छी रैंक नहीं आ रही तो तभी तो दिक्कत हो रही है उनके साथ है। वो मंडी ज्वाइन नहीं कर रहे, वो सेलेक्ट है, जो पेपर बनाते हैं ना आपके, वो सब सेलेक्ट लोग हैं। जितने भी पेपर बना रहे हैं टेस्ट सीरीज के वो सब सेलेक्ट लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको आरएस आरपीएस नहीं मिल रहा, तो इसलिए अरे नहीं, उनका ये है कि भाई आरपीएससी मतलब अगर उस दिशा में जाए, देखो खौफ डालना। मैं आपको एक बात बताऊं, टेस्ट सीरीज का, अरे सुनो बात को, टेस्ट सीरीज का एक जो अभी तक पेपर आए थे उनका एक सबसे बड़ा टारगेट था कि तुम खौफ में जियो। तुम खौफ में इसलिए जियो कि तुम पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करो, तुम्हारे थोड़ी लग्जरी आ जाएगी ना, तुम्हें अपनी भगवान है 125 नंबर आ रहे हैं तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे। अब तुम्हारी हालत खराब है ना, तो तुम सुबह से शाम मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता फीलिंग में जी रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यही तुम्हारे 125 नंबर आ रहे होते ना, अरे चल चाय भी आते हैं, तो इसलिए जरूरी है ये चीजें भी क्या होती है। चलो अब आ जाओ, बहुत हो गया। अब राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों में पुनर्गठन में होम रूल मूवमेंट हमारी मांग। 1920 कांग्रेस ने प्रांतीय समितियां भाषा के आधार पे बना दी। 1946 में कांग्रेस ने घोषणा करी भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएंगे, फिर मुकर गए। धर आयोग एसके धर 1948, पन्नालाल जगत नारायण भाषाई आधार पे मुकर गए। क्या कहा, 4 आधार, वित्त होना चाहिए, प्रशासनिक सुगमता होनी चाहिए, भौगोलिक जोग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और विकास की चीजें देखनी है। इसी बात को किसने दोहराया, जेवीपी 1948, जेवीपी 1948। इसके बाद में बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग। 1953 में जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। पणिकर कहां पढ़े थे, और ये चीन में पहले राजदूत भी थे भारत के, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, भाषा को तो स्वीकार कर लिया। उसके बाद में इन्होंने आधार बताया राष्ट्र की एकता और सुरक्षा, एकता और सुरक्षा। भाषाई आधार पर एक भाषाई और सांस्कृतिक रूप से एक रूपता। राजस्थान यूपी बिहार को एक राज्य नहीं बना सकते कि भाषा हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी बना सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि संस्कृति अलग, ठीक है। उसके बाद में वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ होना चाहिए, और साथ में प्लानिंग से राज्य बनाए जाने चाहिए कि जनता का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। अब इसने वो टेस्ट सीरीज में दिया ही था इस बार कि भाई 16 राज्य और 3 यूटी की सिफारिश की थी, बने थे। इसने सिफारिश दी थी 16 राज्य और 3 16 हाँ 14 6 बने थे, 16 राज्य और 3 की क्या थी सिफारिश, इसकी मानी नहीं, मानी तो गई। इससे बनाए गए 2, 14 और 6, ठीक है। अब 6 यूटी कौन कौन से बने थे वो देख लो एक बार। यूटी कौन से बने थे, बाहर वाले दोनों अंडमान और लक्षद्वीप, दमन वो दिल्ली, कौन, दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। बाकी 14 राज्य एक बार, ठीक है। इसके बाद में
ये बन गए। उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन, तो 1900 इसके बाद में 53 में विशाल आंध्रा आंदोलन हुआ, 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और फिर वो उठ गए, कोटी श्री रामल्लू, ठीक है। और उसके बाद में आंध्रा बनाया गया, फिर फजल अली आया, ये सब हुआ। उसके बाद में फिर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा चंडीगढ़, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1969 22वां संविधान संशोधन, मेघालय को उपराज्य बनाया। फिर 1972 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इनको राज्य बना दिया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया। 1987 में इन दोनों को और गोवा को राज्य बना दिया और 1975 में सिक्किम तो आ ही गया था। फिर 2000 के अंदर तो आपके ये 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना और फिर जम्मू कश्मीर और ये, ठीक है। हाँ, हो गए। अब इसके बाद में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? तो भाई सर्वोच्च श्रेणी के अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? सर्वोच्च श्रेणी के अधिकार जो अलग से लिखे गए हैं, उसके बाद में वाद योग्य हैं और हाँ, जिनकी क्या दी गई है संविधान में गारंटी। 4 मुख्य विशेषताएं, सर्वोच्च श्रेणी, अलग से लिखे गए हैं, वाद योग्य हैं और जिनकी संविधान में क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। अब ये देगा कौन? राज्य देगा। कौन देगा? राज्य देगा। तो राज्य में हाँ, संघ की कार्यपालिका और विधायिका और राज्य की भी कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट। उसके बाद में स्थानीय सरकार, पीएसयू, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। उसके बाद में राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं, ठीक है। आर्टिकल 12 पॉलिटिक इंग्लिश, अरे पीडीएफ अपलोड हो तो रखी है पॉलिटिक इंग्लिश में, अपडेट इंग्लिश में करो। हाँ, वो मैं करवा दूंगा पूरी। हाँ चलो, जजमेंट कल मैं एक दिन तो लूंगा प्रॉपर। अभी तो मैं क्या ठीक है जितना हो जाए आज बढ़िया। बाकी मैं जो भी पिछले 8-10 महीने में करंट में रही है ना, जैसे मैंने इलेक्शन वाली तो आपको बता दी थी, वैसे मैं आपको जो दो छोटी चीजें ना, वो जिस दिन पॉलिटी की प्रॉपर रिवीजन क्लास होगी उसमें बताते हुए। अच्छा कल ही है ना? तो कल ही बता देंगे, तो जब भी होगी। अब कल होगी तो और भी अच्छी बात है। तो मतलब नवीन दिन तय कर रखा है कि मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, अब देखो आर्टिकल 13 क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। यार तुम ऐसे यूं क्यों हो रहे हो? मेरे को भी देख लो, मैं भी थी हूं और मुझे तुमसे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अरे कुछ नहीं है, रोजी रोटी है, कोई कुछ नहीं है इसमें। मैं यूं तुम सोचो कि मैं कोई बहुत ही महात्मा आदमी हूं, नहीं, ये मेरी रोजी रोटी है। और तुम अपनी अर्थव्यवस्था की तरक्की चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ किस लिए कर रहा हूं? हाँ, और मैं बता रहा हूं नौकरी लगना मुश्किल है, नौकरी करना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। जब मैं कश्मीर में मौत देख के आया ना, मुझे लगता है अब और नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी करना भी आज के टाइम आसान नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तेरा मूल अधिकारों को क्या करना है? बचाना है। प्रोटेक्शन फॉर फंडामेंटल राइट। अब प्रोटेक्शन किससे करनी है? विधि से करनी है। किससे करनी है? विधि से। तेरा एक है संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगी। एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड या इनकंसिस्टेंट अप टू द लिमिट। उसके बाद में तेरा तो राज्य ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे संविधान के बाद। तेरा 3 में विधि की परिभाषा, अधिनियम, एक्ट, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, कोई रूढ़ि या प्रथा जो विधि का बल रखती हो। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में क्या है? संघ और राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, पीएसयू, स्थानीय सरकार, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं। 13 में किसको बचाना है? मौलिक अधिकारों को। किससे? विधि से। 13(1) में संविधान से पहले वाली विधि, 13(2) में संविधान के बाद वाली विधि, 13(3) में हाँ ठीक है, 13(3) में विधि की परिभाषा। अब है मौलिक अधिकार। अब ये सब कोई जरूरत नहीं, जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट पता है। अब आपको पता है समता, इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में सबसे पहले विधि, 15 में भेदभाव, 16 में लोक नियोजन, 17 में अनटचेबिलिटी और 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। शुरुआत में 7 थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ में 2 परिभाषाएं, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अंदर यूके से ली गई है, वो यूएसए से ली गई, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कोई विधि से बड़ा नहीं है, विधि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, ये समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगी, युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। अब इसके अपवाद में राष्ट्रपति राज्यपाल पद पे रहते हुए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, जो काम कर दिया उसके लिए। क्रिमिनल में कोई केस हो ही नहीं सकता, सिविल में 2 महीने के बाद। इसके बाद में आर्टिकल 105 एमपी, आर्टिकल 194 एमएलए, विदेशी शासक, राजदूत और उच्चायुक्त, कोई भी विदेशी रूलर है, एम्बेसडर है, वो सब इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में यूएनओ और उसके संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, और आर्टिकल 31 सी। उसके बाद में आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध। भेदभाव में राज्य 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जनस्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है होटल, कुएं, बावड़ी, तालाब, रेस्टोरेंट, भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद में इसके अपवाद में राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब देखो, अब वो पूछने लगे ये पहले संविधान संशोधन से जुड़ा गया था, ओरिजिनल संविधान में इतना ही था। 15(3) मत लिखो, कितना लिखोगे? अरे देखो, अब इतने याद कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभव, ठीक है। अब ऐसे तो ईवी चिन्नैया मामला हुआ था, उसके बाद जुड़ा था ये। ईवी चिन्नैया नहीं, तमिलनाडु में हुआ था, उसके बाद में जुड़ा था। तो ज्ञान ढूंढने को तो कितने ढूंढ दें, हमारे क्या लगता है? आजकल तो मैंने एक नई किताब पढ़ी है, 1734 पन्नों की किताब है, लोकसभा की कार्रवाई की, वो पीडीएफ दे दूंगा अगर चाहिए तो। उसमें लोकसभा सचिवालय ने 4था संस्करण जारी किया था उसका, वो लोकसभा की जितनी चीजें हुई है ना सब है, और मैं भी उसका एक पोथा बना के तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, अगले वालों काम आएगा। काम तो क्या आएगा, जैसे राजस्थान पॉलिटिक्स हो रखे ना, तुम तो दुआ करो फटाफट निकल लो। हाँ, तो वो पोथा उससे तैयार करूंगा और फिर बच्चों को कॉप में लाऊंगा, पढ़ना नहीं आता, ठीक है। अरे तो यार वो कोई चीज है क्या? वो एक क्वेश्चन पूछ ले आरपीसी, तो उसके लिए तुम 1700 पेज की किताब पढ़ोगे क्या? नहीं, और उसमें मैं 1700 पेज की किताब पढ़ के नोट्स बनाऊं तो कम से कम 170 पेज की बने, वैसे ये नहीं पढ़े जा रहे, छोड़ो।
नहीं उसको मेंस के हिसाब से यूज करनी। चलो ठीक है, विशेष प्रावधान अब है 15(5) में सेम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को आरक्षण दिया जा सकता है शैक्षणिक संस्थाओं में। किसमें नहीं दिया जा सकता? अल्पसंख्यक में, माइनॉरिटी में नहीं दिया जा सकता। 15(6) में ईडब्ल्यूएस के दोनों चीजें विशेष प्रावधान और आरक्षण एक ही में लिखा हुआ है, इन दोनों में दोनों अलग अलग में लिखेंगे। ये जब जोड़ा गया था इसमें ओबीसी की भाई आपके वो क्या बोलते हैं 2006 के अंदर जब अर्जुन सिंह वो मंत्री हुआ करते थे, कौन से एचआरडी मिनिस्टर, तब आया था और वो ले गया था उस तरीके। हाँ नहीं है करना याद, ये क्या गया ये प्रतिभा। अच्छा ये प्रमोशन में आरक्षण समझा रहा था। हाँ आर्टिकल 16 लोक नियोजन, उसमें 5 आधार थे, इसमें 7 आधार है। 7 कितने? 7। 5 वही वाले धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उसके बाद में वंशानुगतता या उद्भव डिसेंट और निवास स्थान। ठीक है, राज्य समान अवसर देगा 2 में ये। उसके बाद में 3 से अपवाद, संसद स्थानीय आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है राज्य और यूटी के लिए। 16 4 अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। 4A पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में दिव्यांग जनों को कितना एक्ट करवाया 2016 में एक्ट आया 4% है, कितना है 4% पदोन्नति में आरक्षण। 4B बैकलॉग में आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है। 16(5) धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लोगों के लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। 16(6) ईडब्ल्यूएस। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और ये अपने आप में एक पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। उसके बाद में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 शिक्षा सेना के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। भारतीय नागरिक उपाधि विदेश से भी नहीं ले सकता। विदेशी काम कर रहा है, राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ले सकता है। कोई भारत का नागरिक सरकारी सेवा में है तो विदेश से उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो ये हो गए बालाजी राघवनवाद, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब सम्मान है, उपाधियां नहीं है। इनको अगर लिया तो छीन लिया जाएगा। ठीक है, नाम क्या आगे? हाँ जोड़ लिया तो ले लिया जाएगा ना, तो ये चलो ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 19 स्वतंत्रता बढ़ा गया 19 से 22 तक। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, अबाध विचरण की, निवास की, संपत्ति बची नहीं है, और आजीविका, इसके आजीविका की। अब इसमें खूब सारी चीजें आती है, प्रेस की, चुप रहने की, धरना देने की, फोन टैपिंग के विरुद्ध, लेकिन हड़ताल का नहीं है। कोई हड़ताल कर रहा है तो बंद के विरुद्ध भी आपके पास अधिकार है, आप बंद नहीं होंगे। ठीक है, इस पे लगे हुए हैं 8 प्रतिबंध। इस पे क्या लगे हुए हैं? 8 प्रतिबंध। अब छोटे छोटे नाम वाले 4 तो पहले से थे। सुरक्षा, नैतिकता, अवमानना, मानहानि। सुरक्षा, नैतिकता, अवमानना, मानहानि शुरू से। उसके बाद में संप्रभुता, जहां जहां जोड़ा गया है, संप्रभुता और अखंडता, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, 16वां संविधान संशोधन। बाकी 3 पहले से। मित्रवत देशों के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन। ठीक है, ये 8। सबसे पहले सुरक्षा, नैतिकता, अवमानना, मानहानि। 16वें से संप्रभुता और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। मित्रवत देशों के साथ संबंध, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये पहले से। सम्मेलन पर 2 है, 2 संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था 2 है। इस पर तीसरी आ जाती है नैतिकता। संघ बनाने पे ये 2 तो है, साथ में नैतिकता। अबाध विचरण पर 2, जनसाधारण के हित में और जनजातियों के हित में, निवास और अबाध विचरण, इसमें जनसाधारण के हित में और लाइसेंस अनिवार्य किया जा सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 है तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रख, ये मद्देनजर जब रखा जा रहा है, जब क्या किया जा रहा है? मद्देनजर रखा जा रहा है, आप पर दोष सिद्ध किया जा रहा है, उस समय आपके पास कौन कौन से अधिकार है। सबसे पहले तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिस दिन अपराध किया है उसी दिन के कानून के अनुसार सजा मिलेगी, लेकिन सिविल मामलों में पुराना भी हो सकता है। दोहरी क्षति नहीं, एक अपराध के लिए एक बार सजा। और तीसरा, खुद के विरुद्ध गवाही न्यायालय में मान्य नहीं है। फिंगरप्रिंटर, ब्लड सैंपलर, वॉइस सैंपल कोर्ट के कहने पे ये सारे दिए जा सकते हैं। 20(3). इसके बाद में अब ये ध्यान रखना, बर्डन ऑफ एविडेंस, सबूतों का भार किस पे होता है? जांच एजेंसी पर होता है, तुम्हारे ऊपर नहीं होता। इसके बाद में सच्ची बातें खूब कर ली। हाँ, प्राण विदेह स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण विदेह स्वतंत्रता, प्राण का मतलब जीवन जीना, दैहिक स्वतंत्रता मतलब कोई बंधक नहीं बना। लेकिन किससे वंचित किया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ए के गोपालन को पकड़ा, जेल में डाल दिया, 3 बार का सांसद ए के गोपालन 3 बार का। सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने क्या करवाई थी? होनी। अरे तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ोगे, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 1950 को पहला तो नहीं था, लेकिन जस्टिस फजल अली भी इसके अंदर थे, उन्होंने चलो हाँ एक है गोपालन। अब इसमें कहा जीवन जीना मतलब बस जिंदा रहे, सांसें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम किसे नहीं देख सकते, सॉरी विधायिका को नहीं देख सकते, सिर्फ किसको देख सकते हैं? कार्यपालिका। हम विधि का अक्षर से पालन करने के लिए बाध्य है, चाहे वो उचित है चाहे नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक न्याय देती है या नहीं देती, क्योंकि ब्रिटेन से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू होता नहीं है। देख लो, जुडिशरी खुद के काम को खुद ही रिव्यू करेगी क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि कानून विधायिका बनाती है और इनकी विधायिका इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, तो खुद का काम को खुद रिव्यू नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी व्याख्या दी। ठीक है, और उसके बाद में मेनका गांधी बात में नहीं, जीवन जीना मतलब सिर्फ जीवन जीना नहीं है, पशुवत जीवन जीने को जीवन जीना नहीं माना जाएगा। और हम विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था तो है, लेकिन इसके साथ में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। और जहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वहाँ जुडिशियल रिव्यू होता है, और जुडिशियल रिव्यू आता है विधि की सम्य प्रक्रिया से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आता है। ठीक है, इसके बाद में अपने पढ़ा, इसमें खूब सारे हैं। अब इसमें अपने पढ़ा था गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14, 19 और 21। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में 21 का उल्लंघन हो रहा है, वाक में अभिव्यक्ति छिन रही, जेल में डाला जा रहा है, तो 19 तो पूरा अपने आप ही चला गया। और भारत में किसका शासन है? विधि का। मतलब गलत विधि से डाला जा रहा है तो 14 का उल्लंघन भी हो गया। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे से
अलग नहीं है। दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। अनन्य नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का इनमें से किसी एक का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको तीनों पर चेक करेगा। इसके बाद में आर्टिकल 21 ए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आज ही देखा था इनकम कितनी है, 2.5 लाख। इनकम कितनी है, 2.5 लाख। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी, सारी है। ठीक है, वंचित वर्ग लिख दिया, कमजोर और वंचित वर्ग, और 25%। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 22 में जब आपको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है तो आपके पास कितने अधिकार हैं, 3 अधिकार है। कारण जानने का, वकील से बचाव और परामर्श का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। 2 लोगों को यह अधिकार नहीं है। शत्रु देश का नागरिक और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, इसको निवारक निरोध क्या होता है, अपराध करने से पहले ही। ठीक है, वो है अपराध करने के बाद। इसको 3 महीने बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो सलाहकारी बोर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे। उसके बाद में ये कारण जानने का अधिकार है, लेकिन जनहित में कारण बताने से मना कर सकते हैं। कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। संसद क्या कर सकता है, अधिकतम अवधि तय कर सकता है। इसकी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है सलाहकारी बोर्ड की। और उसके बाद में सलाहकारी बोर्ड की अनुमति के बिना भी 3 महीने से ज्यादा जेल में रख सकता है। 44 में से 3 महीने से 2 महीने किया है अवधि को, लेकिन लागू नहीं हुआ। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। संसद 6 विषयों पर, राज्य विधानमंडल 3 पर। 3 कॉमन है, इसलिए संसद के हो गए 6। संसद रक्षा, सुरक्षा और विदेशी मामले, डिफेंस, सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद में राज्य विधानमंडल, और ये राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्तियों को, एसेंशियल सप्लाई को अगर कोई बाधित कर रहा है तो ये हो गए स्वतंत्रता। 10 मिनट रुकोगे, मूल अधिकार को 7-10 पे छोड़ दूंगा पक्का। मौलिक अधिकार पूरे हो जाएंगे हैं? कितने लोग हाथ खड़े करो, 7-10 पे, 7-10 तक मौलिक अधिकार पूरे हो जाएंगे। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। मानव दुर्व्यापार में महिला और पुरुषों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। वेश्यावृत्ति बैन है, देवदासी प्रथा बैन है, दास प्रथा बैन है। फोर्स लेबर में बेगार और बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, लेकिन राज्य हित में काम करवाया जा सकता है। आर्टिकल 24, बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाए जाएंगे। 2016 में परिभाषित किए गए। 0 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई काम नहीं करवा सकते। घर का काम करवा सकते हैं। 14 से 18 के किशोरों से खतरनाक काम नहीं करवाएंगे, छोटे मोटे काम करवा सकते हैं। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम में सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपको धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, इसमें 4 प्रतिबंध लगे हुए हैं। कितने हैं? 4। नैतिकता, मोरालिटी, स्वास्थ्य, अन्य मूल अधिकार और लोक व्यवस्था, ये लगे हुए हैं। इसके बाद में 26, ये व्यक्तिगत अधिकार है, ये सामूहिक, कि आप धर्म या धर्मार्थ, 2 चीजें, धर्म या धर्मार्थ, रिलीजियस या चैरिटेबल के नाम पे संस्था स्थापित कर सकते हो, उसका प्रशासन चला सकते हो, इस धार्मिक गतिविधियां भी कर सकते हो, और चल अचल संपत्ति भी विधि के दायरे में रहकर अर्जित कर सकते हो। इस पे 3 प्रतिबंध है। इस पे कितने हैं? 3। अन्य मूल अधिकार नहीं है, नैतिकता, हेल्थ और लोक व्यवस्था, ये 3 है। 27 में राज्य कोई कर नहीं लगाएगा। 28 में कहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? कहां दी जा सकती है? तो प्राइवेट में दी जा सकती है, सरकारी में नहीं दी जा सकती। राज्य किसी धार्मिक ट्रस्ट को पैसे दे रहा है तो वहां दी जा सकती है। जहां भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है वहां पर उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये हो गए 28। उसके बाद में आर्टिकल 29 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 29 में भारत का नागरिक है जो भारत में निवास कर रहा है, उसे 3 चीजें, संस्कृति, भाषा और लिपि, स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, अधिकार है। अब उसके बाद में 29 एक हो गया। 29(2) कि भाई राज्य किसी भी व्यक्ति से शैक्षणिक संस्थाओं में 4 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इन 4 आधारों पे भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद में आर्टिकल 30 कि कोई भी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक जो है वो इन 3 चीजों के संरक्षण के लिए संस्था बना सकता है। ठीक है, ये परिभाषित संविधान में नहीं है। 1992 में एक्ट बना के परिभाषित अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पे किया गया है। 6 अल्पसंख्यक है उसके अनुसार। ठीक है, हाँ, ये अपनी रुचि, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, इसके संरक्षण के लिए क्या बना सकते हैं? अपनी खुद की संस्था बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 30(a) 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा था कि अगर सरकार किसी की संपत्ति लेती है तो उसे पूरी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, और बाकियों की तो संपत्ति छीनी जा सकती है, भले पैसे दें या, अब ऐसा नहीं है। आर्टिकल 39(a) पे निर्णय आ गया, हालांकि मोटा मोटा तो वैसा ही है अभी भी, लेकिन अब सीधा किसी की संपत्ति छीन नहीं सकते। महाराष्ट्र वर्सेस वो है ना, चौल वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फैसला दे दिया है कि अब किसी की भी संपत्ति को भौतिक संसाधन बता के छीना नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद में 30(2) कि जब भी राज्य अनुदान देगा शैक्षणिक संस्थाओं को तो इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 31 कुछ बचा नहीं है। संपत्ति का अधिकार कहां ले गए हैं? ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ एक विधिक अधिकार। कैसा है? विधिक अधिकार, क्योंकि विधि से संपत्ति छीनी जा सकती है, उसमें लाइन लिया ना, विधि से संपत्ति छीनी जा सकती है। 31(a) में कि राज्य राष्ट्र हित में किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या व्यवसाय को ले सकता है और उसके बदले में क्षतिपूर्ति जो दे दी वो दे दी। 31(b) में नवी अनुसूची। 31(c) में है 39(b), 39(c) के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 14, 19 और 31 का हनन किया जा सकता है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद में आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है? 5 तरह की रिट। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बताया? संविधान की मूल आत्मा और गारंटी। सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया? गारंटर। अब इसमें 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है। सबसे पहले हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सह शरीर प्रस्तुत करना। क्यों? जब इलीगली, ये सब ध्यान रखना, अवैधानिक रूप से जब क्या बना रखा हो? बंधक बना रखा हो। किसके नाम? प्राइवेट और निजी दोनों के नाम पे जारी हो सकती है। सरकारी और निजी दोनों के नाम पे जारी हो सकती है। सरकार में किसके? मुख्य सचिव के। उसके बाद में परमादेश, हम आदेश देते हैं किसको? निकम्मों को, जो काम नहीं कर रहे। निष्क्रिय को सक्रिय करना है। इसके 6 अपवाद है। इसके कितने हैं? 6 अपवाद। राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्राइवेट आदमी, संविदा पे लगा हुआ आदमी और भौतिक क्षमताओं से काम करने वाला व्यक्ति।
ये इसके अपवाद है, इनके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। उसके बाद में प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोकना, उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को काम करने से रोक सकता है, ये काम नहीं करना, ठीक है, बस इतना। और ये सुनवाई के दौरान, ये सिर्फ न्यायपालिका के विरुद्ध। उसके बाद में उत्प्रेषण, इसमें भी क्या होता है, रोकता है प्लस अपने पास बुलाता है, ये न्यायपालिका प्लस कार्यपालिका के साथ साथ, ये सुनवाई के बाद, ये सुनवाई के साथ भी, सुनवाई के बाद भी, ठीक है। उसके बाद में अधिकार भ्रष्टाचार, क्यों वारंटो, किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो, राजनीतिक और प्रशासनिक, इन दोनों पद पर कोई है तो पूछा जा सकता है। प्रशासनिक तो समझ में आता है, राजनीतिक में एमपी एमएलए की क्वालिफिकेशन होती है, जैसे एसटी की सीट से अगर कोई गैर एसटी लड़के जीत जाए तो ये जारी की जा सकती है। उसके बाद में किसके विरुद्ध नहीं, मंत्री के कार्यालय और प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। अब अपन इस क्रम में याद करते हैं, बस ध्यान रख लेना, जैसे क्वेश्चन आया हुआ भी है तो ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, क्यों वारंटो पहले है, सर्टियोरी बाद में, कंपैरिजन में याद करते हैं इसलिए सर्टियोरी को पहले लिखते हैं, उत्प्रेषण को, उत्प्रेषण लास्ट में, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने देखी थी रिट अधिकारिता हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की किसमें, आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट की 226 में। अब ये सिर्फ मौलिक अधिकारों में, ये मौलिक प्लस अन्य अधिकारों में भी जारी कर सकता है, ये बाध्य है जारी करने के लिए, ये बाध्य नहीं है। आपातकाल में अगर सस्पेंड है तो ये जारी नहीं कर सकता और ये जारी कर सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 33 में संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, किसकी, सशस्त्र बलों की, पुलिस की, खुफिया एजेंसी, अर्धसैनिक बल, जो भी बल है उनके मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। 34 क्या है, जहां पर सैन्य विधि लागू है वहां पर मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है, सैन्य विधि परिभाषित नहीं है। अब 33 और 34 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। अब ये हमने कहां से लिया है कि आपातकाल सिर्फ संसद लगाएगा, जर्मनी से। आपातकाल में मौलिक अधिकार सस्पेंड होंगे कहां से, जर्मनी से, कनाडा से। 3 चीजें, सेंटर को मजबूत करता है, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति और आर्टिकल 143 35। इसके बाद में 35 ए 1954 में जोड़ा गया था, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था, जैसे देता था राष्ट्रपति ने लगाया, 2019 में राष्ट्रपति ने समाप्त कर दिया। अभी 1 मिनट 3 मिनट सेशन, हाँ देख लो, इमरजेंसी में आपातकाल पर क्या प्रभाव, इमरजेंसी में मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इमरजेंसी लगने के 3 कारण होते हैं, कितने कारण, 3, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 358 पहले कहता था अगर इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन, इससे कहा गया युद्ध और बाह्य के कारण लग रहा है तो वैसा का वैसा है, लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो 19 सस्पेंड नहीं होगा। उसके बाद में 359 कि राष्ट्रपति किसी भी या सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 44 में से कह दिया 20 और 21 किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है, किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं होंगे। एक ये नहीं अति हो जाएगी, चलो कोई नहीं, ठीक है, कल करेंगे।